गुड इवनिंग 12th क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टॉपिक चल रहा था ग्लोबलाइजेशन। दिस इज थर्ड वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो बेटे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण, यानी कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इस तरह से इंटीग्रेट करना है जिसके कारण फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल पॉसिबल हो सके। तो बेटे हम इसको क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी with the economy of a country with the economies of other countries under condition of free flow of trade and capital across borders। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, जिसके कारण फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि वस्तुओं और सेवाएं हैं उनका ट्रेड क्या हो सके, पॉसिबल हो सके, एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स, और देश की सीमाओं से कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो पॉसिबल हो जाए। ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस। ग्लोबलाइजेशन को बेटे हम एक ऐसे प्रोसेस के रूप में, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं जिसका अर्थ क्या है, इंक्रीजिंग ओपननेस, खुलेपन को बढ़ावा देना, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ क्या होना, अंतर्निर्भर होना, एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और आर्थिक रूप से संबंधों को क्या करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना, क्या कहलाता है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्स एट इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमारे आर्थिक सुधारों का मेन मुद्दा क्या है, हमारे आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारी इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। एज ए रिजल्ट देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो बेटे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि इसके कारण बिना किसी अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है बच्चों, बिना किसी प्रतिबंध के वस्तुओं और सेवाओं का, टेक्नोलॉजी का, एक्सपर्ट पीपल का आना जाना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया के बीच में पॉसिबल हो सकेगा। पर्टिकुलरली इट इज एक्सपेक्टेड दैट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड्स द इंडिया। इसके लिए क्या एक्सपेक्ट किया गया कि जो कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, उसका फ्लो डेवलप्ड कंट्री से अंडर डेवलप्ड कंट्री की तरफ होना पॉसिबल हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है, देखो बेटे दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का बेटे रिजल्ट क्या है, आउटसोर्सिंग। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। देखो बेटे इसका आउटसोर्सिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बाह्य सेवाएं, यहाँ पर बेटे बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम लोग बिजनेस सर्विसेज को किराए पर लेते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड। दीज सर्विसेज इंक्लूड, इन सर्विसेज में क्या क्या शामिल है, कॉल सेंटर्स की हो गई, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की हो गई, क्लिनिकल एडवाइस हो गई, टीचिंग और कोचिंग हो गई। तो बेटे यहाँ पर आउटसोर्सिंग का अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों, कि बिजनेस सर्विसेज को आउटसाइड द वर्ल्ड से हायर करना, जहां पर वो बेसिकली हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से काफी कंसेशनल रेट पर हमें अवेलेबल होगी। इंडिया बेटे धीरे धीरे क्या बन रहा है, आउटसोर्सिंग के लिए एक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, क्योंकि बेटे अदर जो कंट्रीज है उनके कंपैरेटिवली इंडिया के अंदर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज काफी चीप रेट्स पर अवेलेबल होती हैं। इंडिया इज emerging एज एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, particularly business process outsourcing and also called call centers. This is because of two reasons। देखो बेटे इंडिया बेसिकली आउटसोर्सिंग के मामले में एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया है। इसके बेटे दो कारण है, इसका क्वेश्चन बन सकता है बच्चों 2 मार्क्स का। वाई इंडिया हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग सर्विसेज। फर्स्ट वन इज अवेलेबल ऑफ चीप लेबर इन इंडिया। You know that in our India there is a mass unemployment. The people who are skilled but are not able to get the employment. That's why in India labor is available at cheap rates और रिलेटिवली लो वेज रेट फॉर स्किल लेबरर्स। और यहाँ तक कि जो स्किल लेबरर्स है ना वो भी बहुत कम वेजेस पर, बहुत कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
सेकेंड वन, ए रेवोल्यूशनरी राइज इन रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर इन इंडिया। भारत के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण आउटसोर्सिंग सर्विसेज के लिए हमारा इंडिया एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया है। नाउ कम टू द पॉइंट, पॉलिसी स्ट्रेटेजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो बेटे, फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज दैट have influenced the process of globalization of the Indian economy। अगर हम बात करते हैं बेटे, जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्ट्रेटेजीज हैं जिन्होंने क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन को हर तरह से प्रभावित किया है। फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी का मतलब क्या होता है बच्चों, शेयर होल्डर फंड। आप सब बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर बच्चों दो ही चीजें आती हैं, आपकी शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो बेटे, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश के अंदर बेसिकली जो शेयर कैपिटल है उसका परसेंटेज पहले से काफी बढ़ा दिया गया। इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द इनिशियल 40%, इट नाउ रेंजेस बिटवीन 51 to 100%। अब देखो, जो इक्विटी लिमिट थी बेटे फॉरेनर्स की एज ए कैपिटल इन इंडिया इन्वेस्टमेंट करने की, जो इनिशियली जस्ट 40% था, अब इसको बढ़ाकर बेसिकली 51 to 100% तक कर दिया गया है। इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, जो बेटे बेसिकली हमारी 47 हाई प्रायोरिटी अधिक प्राथमिकता वाले उद्योग हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट to the extent of 100% has been allowed without any restriction और red tapeism। देखो बेटे, जो 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर फॉरेनर्स 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी प्रतिबंध के और बिना किसी गवर्नमेंट कंट्रोल के। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और फॉरेन करेंसी को अर्न करना है। तो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस के अंदर बेसिकली जो फॉरेनर्स हैं वो 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाउएवर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इट वॉज इन्फोर्स्ड इन 1999। तो 1999 के अंदर इसको इन्फोर्स किया गया था। कंप्लेंट्स ऑफ फेमा, कंप्लेंट्स टू फेमा हैज बीन अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी। और बेटा उच्च प्राथमिकता के अनुसार फेमा को पूरी तरह से कंप्लेंट्स का मतलब है कि उसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का बच्चों यहाँ पर मीनिंग क्या है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब आंशिक परिवर्तनीयता। अब देखो बेटे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पार्शियल वर्ड क्यों यूज किया गया है, पार्शियल वर्ड इसलिए यूज किया गया है बेटे कि हमारे देश की करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करने के लिए बेसिकली हम लोग रूटीन ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। जैसे कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जिनके लिए कन्वर्टेबिलिटी की परमिशन मिली है, लेकिन जो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको किसी भी तरह से कन्वर्टेबिलिटी की परमिशन नहीं मिली है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, आंशिक परिवर्तनीयता। अब देखो बच्चों, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी हैज बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। अब बेटे, ग्लोबलाइजेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी को परमिशन दी गई है। फर्स्ट वन, किन किन ट्रांजेक्शन्स के लिए दी गई है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। और नो डाउट कहीं ना कहीं अगर फॉरेनर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर ऐसे कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में इनको क्या मिलेगा बच्चों, डिविडेंड। और अगर मान लो एज ए लोन प्रेफर करेंगे तो बदले में हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। रेमिटेंसीज टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, इट इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। अपने फैमिली को बेसिकली एक्सपेंसेस आपको भेजने हैं तो उसके लिए भी आप अपनी करेंसी को इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करा सकते हैं। इट इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। इसको पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, आंशिक परिवर्तनीयता इसलिए कहा गया है बिकॉज इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये पूंजीगत जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको कवर नहीं करेगा, उनके लिए कन्वर्टेबिलिटी अलाउ नहीं है। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मीनिंग ही क्या होता है बच्चों, सेल और परचेज करना फॉरेन करेंसी को एट द मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर फॉरेन करेंसी को खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है बच्चों, कन्वर्टेबिलिटी कहलाता है। लेकिन ये कन्वर्टेबिलिटी की परमिशन सिर्फ 3 चीजों के लिए है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट and as well as payment of dividend, and third one is remittances to meet family expenses। बेटे इस कॉलम के अंदर आपको एक पॉइंट गिवन है,
टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ क्या होते हैं बच्चे? जस्ट लाइक इम्पोर्ट ड्यूटीज। टैरिफ क्या होते हैं? ड्यूटी यानी कि टैक्स की तरह होते हैं बच्चों। टैरिफ बैरियर्स मेनली रेफर टू बैरियर्स ऑन इम्पोर्ट थ्रू हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। तो बेटे टैरिफ बैरियर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? ऐसे प्रतिबंध से है जिसके कारण बेटे हाई इम्पोर्ट ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स पर लगाई जाती है ताकि इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस को बढ़ाया जा सके। इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको काफी हद तक हटा दिया गया है। नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं बच्चों? इट इज जस्ट लाइक कोटा बैरियर्स। कोटा बैरियर्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग इंपोर्ट करने के लिए कोटा फिक्स कर देते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं इंपोर्ट पर लगाकर इंपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। आगे देखिए बेटे थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि लंबे समय के लिए हमने क्या बनाई? बेसिकली हमारी व्यापारिक नीति बनाई। इन कन्फॉर्मिटी विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज इनफोर्स्ड फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन पर्टिकुलरली 5 years। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने के कारण हमने विदेशी व्यापार नीति को बनाया जो कि बहुत लंबे समय की थी, लगभग नहीं कंप्लीटली 5 years के लिए थी। और ये जो पॉलिसी थी स्टूडेंट्स काफी लिबरल थी। व्हाई इट इज कॉल्ड लिबरल? बिकॉज सम अदर टैक्सेस, सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। अंडर द पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैज बीन रिमूव्ड। हमने बेटा जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे विदेशी व्यापार पर, जितने भी नियंत्रण लगा रहे थे उनको हमने पूरी तरह से हटा दिया था। ओपन कंपटीशन इज एनकरेज। इसके लिए हमने ओपन कंपटीशन को क्या किया? एनकरेज किया, बढ़ावा दिया। बेयरिंग सम स्पेसिफिक गुड्स, कुछ विशेष वस्तुओं को छोड़कर मोस्ट ऑफ द गुड्स आर ट्रेडेड फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। सभी वस्तुओं का जो ट्रेड है उसको पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन फ्री कर दिया था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट, रिडक्शन इन टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या है? वही बेटा देखो टैरिफ की बात करते हैं तो नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट द टैक्स, यानी कि ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है कि टैक्स कैसे लगाना है इंपोर्ट पर। और अगर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है तो ये बात कर रहा है यहाँ पर कोटा सिस्टम की। इन ऑर्डर टू इनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए टैरिफ बैरियर्स को मोस्ट ऑफ द गुड्स पर बेसिकली हटा दिया गया था। देखो टैरिफ बैरियर्स हैव बीन रिमूव्ड विड्रॉन ऑन मोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन सभी वस्तुओं पर जो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ट्रेड की जाती थी उन पर से टैरिफ को हटा दिया गया, काफी उसमें कमी कर दी गई थी। और कुछ वस्तुओं के लिए तो कम्प्लीटली विड्रॉन कर दिया गया था। लास्ट वन पॉइंट इज विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। जो हमारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं सिंस 2001 द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल इम्पोर्ट आइटम्स हैव बीन टोटली रिमूव्ड। हैव बीन टोटली विड्रॉन लगा लीजिए, रिमूव लगा लीजिए। देखो बेटे 1999 के बाद फेमा जो था उसको इन्फोर्स किया गया था। उसके बाद बेटे 2001 के अंदर एक कंपटीशन एक्ट आया जिसके अंदर क्या था, सभी इंपोर्टेड गुड्स पर जितने भी हमने क्वांटिटेटिव मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखे थे उन सबको हटा लिया गया था। और ये हमारी इंडिया को सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि WTO से इससे रिलेटेड कमिटमेंट किया गया था जब हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक पोजीशन काफी वीक हो गई थी। यहाँ पर बेटे एक आपको एक नोटिंग पॉइंट गिवन है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल का मतलब क्या है? द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट रेफर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री विद द अदर। एक देश का जो एग्रीमेंट दूसरे देश के साथ होता है बेटे वो कहलाता है बायलैटरल ट्रेड। और मल्टीलैटरल ट्रेड स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है? द एग्रीमेंट रेफर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री विद मैनी कंट्री। एक देश का बहुत सारे देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध होते हैं या बेसिकली कोई भी एग्रीमेंट होता है तो बेटे वो क्या कहलाता है? मल्टीलैटरल ट्रेड। स्टूडेंट आज हमारा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इन अ नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो हमने पॉलिसीज बनाई है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसके बारे में मूल्यांकन करेंगे, उनका अप्रेजल पढ़ेंगे कि उनके हमारी इकोनॉमी पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़े। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट नोट करा सकते हैं मुझे और अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज।